कॉलेज और आज हम डिस्कशंस करने जा रहे हैं अबाउट सेरिकल्चर। जैसा हम पहले भी पीछे पढ़कर आ चुके हैं कि ह्यूमंस अपने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए जब जीवों का पालन करता है तो ये कहलाता है कल्चर्स, और वो जो स्पीसीज़ जिसका वो पालन करता है जिससे उसको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होनी है यहाँ पर, तो उससे रिलेटेड हम पहले जैसे एपिकल्चर्स पढ़ चुके हैं। उसी की तरह रेशम जो कि सिल्कवर्म है उसका यहाँ पर जब पालन किया जाता है रेशम हेतु सिल्क के लिए, तो ये कहलाता है यहाँ पर इट्स सेरीकल्चर या सेरीकल्चर। इसके बारे में हम यहाँ पर आगे बात करते हैं। सबसे पहले इसकी 4 प्रमुख जातियाँ हैं जिनसे हमें अत्यधिक मात्रा में रेशम की प्राप्ति होती है। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, इस लाइफ साइकिल ड्यूरिंग ए लाइफ साइकिल ही इनके अंदर कोकून का निर्माण होता है, और इसी कोकून पर जो एक आवरण या धागेनुमा संरचना जो यहाँ पर बनता है, एक फाइबर की जैसी संरचना, यही फाइबर यहाँ पर प्राप्त किया जाता है और यही यहाँ पर रेशम कहलाते हैं। तो हम इनके बारे में डिस्कशंस करते हैं। सबसे पहली जो है इट्स कॉल्ड बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स मोराई जो कि शहतूत की पेड़ या पत्तियों पर पाए जाने वाली विशिष्ट प्रजाति है, जिसमें सबसे अत्यधिक मात्रा में हमें उच्च कोटि का यहाँ पर जो होता है जो हाई ग्रेड का सिल्क हमें यहाँ पर मिलता है। तो ये फर्स्ट सिल्क वर्म है, इट्स बॉम्बिक्स मोराई। देन सेकंड एंथीरिया। सो बॉम्बिक्स मोराई की जो फैमिली है, जैसे हम पूरा इंसेक्टा को यहाँ पर अभी तक फॉलो कर रहे हैं, होपफुली आपको याद होगा, आर्थ्रोपोडा, देन मैंडिबुलेटा, देन इंसेक्टा के अंदर हमने बात की थी टेरिगोटा, और उसके अंदर हम यहाँ पर फैमिली जो ले रहे हैं इट्स कॉल्ड बॉम्बिसीडी, और बॉम्बिसीडा के अंदर हमने लिया है एग्जाम्पल बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स मोराई के अलावा जो हम बाकी की लेंगे ये सैटर्निडी फैमिली से बिलोंग करती है तीनों। एंथीरिया एसिमेंसिस पहली प्रजाति है, जो उसके बाद में बॉम्बिक्स मोराई के अलावा अन्य पेड़ के पादपों की जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर निर्भर होती हैं। और दूसरी आती है अटेकस रिसिनाई, और थर्ड वन जो हम बात कर रहे हैं एंथेरिसिया माइलिटा, ये जो तीसरी है इसको हम प्रमुख टसर जाति बोलते हैं, जो टीक या टसल जैसे वृक्षों की जो पत्तियां होती हैं उनको खाकर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। इसलिए प्रत्येक जाति का अपना एक अलग महत्व है, जो अलग अलग पेड़ों की पत्तियों पर अपने अंडों को देती है, और वहीं से ही इनकी जो होती है रिप्रोडक्टिव साइकिल्स जिसमें लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है उसका प्रारंभ होता है। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि इनके जो लाइफ फॉर्म्स हैं इसके अंदर ये एडल्ट का जो रूप होता है जिसमें हम मॉथ ये इमेगो की बात करते हैं, तो ये मॉथ एंड इमेगो जो कि इसमें एडल्ट हैं, इनमें होने वाला कॉपुलेशंस, इस कॉपुलेशंस के बाद में ये एग को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद में अगला इनका लार्वा कन्वर्ट होता है, लार्वा के बाद में प्यूपा, और उसके बाद में अंतिम जो अवस्था होती है उसे शैल से वापस से, तो ये प्यूपा अवस्था है, और उसके बाद में वापस से एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और इस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के लिए हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इस शैल, जो कि इसके चारों तरफ जो आवरण दिखाई दे रहा है, यही इम्पॉर्टेंट कवच के ऊपर पाया जाने वाला विशिष्ट प्रकार का रेशा या फाइबर जिसे हम बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर रेशम कहलाता है। और इसी को काट कर अलग कर लिया जाता है और बाद में इसको आगे प्रोसेस्ड कर रेशम का धागा बनाया जाता है। तो हमने अभी इन 4 जातियों की बात की है, अब हम इनके लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कशंस कर लेते हैं। तो जैसे अभी अपन ने लाइफ साइकिल स्टार्ट की, तो एडल्ट के अंदर होने वाला कॉपुलेशंस, और कॉपुलेशंस के बाद में इनका यहाँ पर एग्स टू लेइंग बाय द फीमेल, तो यहाँ पर जो मादा होती है वो अंडे देती हैं। इनके अंडे जो होते हैं वो लगभग एक के द्वारा लगभग 400 से 600 अंडे पत्तियों के ऊपर, जो इनकी पर्टिकुलर प्रजाति होगी उसी के द्वारा यहाँ पर दिए जाते हैं। तो पत्तियों के ऊपर इन एग्स को रख दिया जाता है, और उसके बाद में आगे की प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ होती है। तो इनके अंदर जो इनके एग्स होते हैं उनका साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, साथ साथ में ये चपटे आकृति के पाए जाते हैं, जो कि उसके ऊपर फ्लैटेंड कंडीशंस पर पत्ती के ऊपर रहें, और साथ में इनके चारों तरफ एक शैल जो आवरण होता है वो यहाँ पर कॉरियोन का आवरण पाया जाता है, जिसके द्वारा ये चारों तरफ से कवच में बंद रहते हैं। इसके अलावा इसके शीर्ष भाग पर एक छोटा सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है, इट्स कॉल्ड माइक्रोपाइल। तो सूक्ष्म छिद्र के द्वारा बाकी की चीज़ें इसके अंदर हो पाती हैं। अब इसके अंदर जो होते हैं वो 2 तरीके के अंडे दिए जाते हैं, जिनमें से पहला होता है हाइबरनेशंस एग और दूसरा होता है नॉन हाइबरनेटिंग एग। हाइबरनेशंस जैसे कि हम जानते हैं शीत निष्क्रियता के बारे में, तो शीत निष्क्रिय अंडे जो होते हैं वो
उस टाइमिंग के अंदर यानी जब शीत ऋतु प्रारंभ हो जाएगी तो वो हाइबरनेशंस में चले जाते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की मॉल्टिंग या अन्य अवस्थाओं के अंदर जो अपन अलग अलग स्टेजेस देखते हैं इनके, लाइक लार्वा के बीच में प्यूपा और इंस्टार स्टेजेस जो बीच में देखने को मिलती हैं, उनके अंदर ये कन्वर्ट नहीं हो पाते। इट मीन्स कि वो जहाँ पर था वो उसी कंडीशंस में रह जाएगा और वापस से जब स्प्रिंग सीजन आता है तो उसी टाइमिंग के अंदर इसका नेक्स्ट कन्वर्जेंस स्टार्ट होते हैं। तो ये पहले हो गया हाइबरनेटिंग। तो हाइबरनेटिंग एग जो होते हैं उनका जो देखने में कलर होता है वो येलो होता है, देन फिर वो ब्राउन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो नॉन हाइबरनेटिंग एग्स होते हैं वो यहाँ पर वाइट कलर के होते हैं और क्रीम होता है, इनके ऊपर हाइबरनेशंस का कोई इम्पैक्ट या अफेक्शंस नहीं देखने को मिलता और इसी वजह से ये क्या होता है नेक्स्ट स्टेजेस में चेंज हो जाते हैं। हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है नॉन हाइबरनेटिंग एग्स। यही नॉन हाइबरनेटिंग एग्स यहाँ पर नेक्स्ट कन्वर्जेंस करते हैं लार्वा के अंदर। जब ये लार्वा के अंदर कन्वर्ट होते हैं देन इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है, लाइक हेड रीजन्स, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन्स, इन 3 पार्ट्स के अंदर प्रॉपर्ली यहाँ पर डिवाइडेड हो जाती हैं। जो हेड रीजन्स होता है वो यहाँ पर टोटल 6 पेयर और 6 सेगमेंट से यहाँ पर मिलकर बना होता है और जो इनका थॉरेक्स रीजन्स होता है वो यहाँ पर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, जिसको हम प्रो, मीजो और मेटा थॉरेक्स के नाम से जानते हैं। तो प्रोथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स एंड मेटाथॉरेक्स, इन 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। और जो लास्ट वन पार्ट होता है एब्डोमेन पार्ट यानी उदर खंड, यहाँ पर लगभग 11 खंडों से मिलकर बनाता होता है। 11 सेगमेंट्स यहाँ पर इसके पोस्ट पार्ट में देखे जाते हैं। तो बॉडी डिवाइडेड इन 3 पार्ट, फर्स्ट वन इज हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। तो ये लार्वा के स्टेजेस हमें देखने को मिलती है। तो एग से इस टाइप के अंदर ये कन्वर्जेंस हो जाते हैं और यहाँ पर ये मॉल्टिंग करते हैं। नेक्स्ट जो इनके अंदर प्रोबेबल जो टाइमिंग देखा जाता है उस टाइमिंग के अंदर कम से कम 5 मॉल्टिंग 5 बार निर्मोचन की प्रक्रिया की जाती है और प्रत्येक निर्मोचन के अंदर ये अलग अलग पेड़ों की पत्तियों को खाकर अपना क्या करते हैं जीवन चक्र पूर्ण करते हैं, जिसके अंदर प्रत्येक रूप उस पर्टिकुलर स्पीसीज जो कि पादप वनस्पति है उसके अनुरूप ही यहाँ पर परिवर्तित होती हैं और उसके अनुरूप ही इसके अंदर परिवर्तन होते हैं और यही परिवर्तनों के फलस्वरूप ये धीरे धीरे क्या करता है पादप वनस्पति को खाकर यहाँ पर ग्रोथ करता है, जिससे इसकी अगली स्टेज यहाँ पर कन्वर्ट होती है। तो जो लार्वा की अभी अपन ने बात की थी, इनके लार्वा के अंदर एक और चीज़ दिखाई देती है यानी कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म्स, यानी लार्वा के अंदर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन इसके अंदर मेल है और कौन इसके अंदर फीमेल होता है। इनका जो 8th और 9th सेगमेंट है एब्डोमेन रीजन्स का, इस 8th और 9th सेगमेंट पर यहाँ पर स्पेसिफिक हम ये बोल सकते हैं डिफरेंस देखने को मिलता है जो इनकी वेंट्रल साइड पोजिशंस पर देखने को मिलेगा। अगर वहाँ पर केवल 1 स्पॉट ही देखने को मिल रहा है, केवल एक डॉट देखने को मिल रहा है, तो हम उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अगर सिंगल स्पॉट है तो इट्स कॉल्ड हैरोल्ड्स इमेजिनल बर्ड्स, जो सिर्फ मेल में पाया जाता है। और अगर वहाँ पर 2 स्पॉट देखने को मिलते हैं तो इट्स कॉल्ड यहाँ पर इशिवाटास इमेजिनल बर्ड्स, जो ये दोनों ही वैज्ञानिकों के नाम पर रखे गए हैं। तो यहाँ पर 2 स्पॉट देखने को मिलेंगे, इट्स कॉल्ड फीमेल। तो हम इसमें आइडेंटिकल्स के तौर पर इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आउटर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर क्या होती है इनको मेल और फीमेल के अंदर यहाँ पर बाइफरगेट करती है। नेक्स्ट यहाँ पर ये लार्वा स्टेज जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कम से कम 5 इंस्टार स्टेजेस में 5 इंस्टार प्रावस्थाओं के अंदर होकर गुजरेगी और अंतिम जो चौथे से 5वें का जो निर्मोचन होता है, जो 5th में 4th to 5th के अंदर जब कन्वर्जेंस होता है, तो यही कन्वर्जेंस इनको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है जहाँ से प्यूपा का डेवलपमेंट होता है। तो मैक्सिमम इसके अंदर जो चेंजेस होने होते हैं वो यहीं पर होते हैं और 4th के अंदर ही यहाँ पर जब 4th से 5th के अंदर जब मॉल्टिंग हो रही होती है तो उसी दौरान इनकी ब्रेन के पोस्टीरियर साइड पर या वेंट्रल सरफेस पर हम बोल सकते हैं कि इनके अंदर सिल्क ग्लैंड का यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। ये जो सिल्क ग्लैंड्स होती है, ये सिल्क ग्लैंड्स ही यहाँ पर आगे जाकर क्या करती है डेवलपमेंट करती है, सिल्क को प्रोड्यूस करती है। एक्चुअल में ये इनके एक लाइफ साइकिल का पार्ट होता है जहाँ पर ये अपने आप को इस स्टेज से कन्वर्ट कर कर इस स्टेज में लेकर आते हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं चारों तरफ से ये अपने आप को इस सिल्क और गोंद जो एक जाली जैसा आवरण है इसमें इसने इसको बांध रखा है। लेकिन ये ह्यूमन के लिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा है क्योंकि ये एक तरीके का फाइबर है जिसको हम काट कर अलग कर लेंगे और रेलिंग करके देन फिर उसको अलग तरीके से यहाँ पर प्रोसीजर से फॉलो करते हुए इसको धागे के समान परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये इसकी लाइफ साइकिल के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको लार्वा से जब प्यूपा में कन्वर्ट करना होता है तो प्यूपा को यहाँ पर ढकने का इम्पॉर्टेंट पार्ट करना होता है। तो यही पार्ट यहाँ पर क्या होता है कोकून या
कोया के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पर, जब स्कैन 4th to 5th के अंदर हो रहा है तो लार्वा यहाँ पर क्या होता है, मॉल्टिंग करता है, यानी 4th से 5th जब पार्ट के अंदर, 4थी से 5वीं प्रवस्था के अंदर जब इंस्टार प्रवस्था परिवर्तित हो रही होती है तो उसी दौरान में लगभग 5वें से 8वें दिन के दौरान इनकी एक्टोडर्म से यहाँ पर सिल्क ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है, जो कि ब्रेन जैसा मैंने बताया उस पार्ट के नियर बाय, और वहाँ पर ये आगे की तरफ लैबियम या स्पिनरेट, तो इसका डेवलपमेंट जो होता है वो लगभग ब्रेन के इस पार्ट के अंदर होता है और यहाँ से ये लैबियम और स्पिनरेट से आगे जाकर जुड़ी भी रहती है कुछ इस तरीके से। तो लैबियम स्पिनरेट से ये जुड़ी हुई रहती हैं और यहाँ पर जो सिल्क ग्लैंड होती है वो 2 तरीके के यहाँ पर पदार्थों का स्त्रावण करती है, जिनमें से पहला कहलाता है फाइब्रोनिन, जो कि यहाँ पर विशेष प्रकार का एक धागेनुमा संरचना है या फाइबर जिसको हम बोल सकते हैं। और सेकंड जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि लसलसा जिलेटिन या गोंद जैसा पदार्थ होता है, तो ये जेल लाइक फॉर्म्स होती है, इट्स कॉल्ड सीरिसिन। जो टोटल इसकी जो हमको रेशम की जो प्राप्ति करते हैं उसका लगभग 25% हमें सीरिसिन के रूप में प्राप्त होता है और बाकी क्या होता है एक धागेनुमा या फाइबर के रूप में हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। लगभग 3 डेज़ यानी 4th से 5th और 5th से जब आगे वापस ये कोकून या कोया का डेवलपमेंट होता है तो ये लगभग 3 दिन का समय लेता है, जिसमें ये दोनों पदार्थ इंपॉर्टेंट पार्ट करते हैं। एक इसके चारों तरफ घूमकर इस आवरण का निर्माण करता है और दूसरा उसके ऊपर गोंद जैसी आकृति से उसको क्या कर देता है, चारों तरफ से आवरण बनाकर उसको सख्त आवरण में परिवर्तित कर लेता है। ये सीरिसिन जो होता है, यानी जब इसके धागेनुमा आवरण चारों तरफ लिपट जाता है पूरे लार्वा के चारों तरफ, तब उसके बाद में सीरिसिन का यहाँ पर सिक्रेशंस होता है और ये सीरिसिन उसके चारों तरफ एक सख्त मोटा आवरण बना लेता है, जो कि वायु के संपर्क में आते ही यहाँ पर क्या हो जाता है, एक सख्त आवरण का डेवलपमेंट कर लेता है। यही टाइमिंग होता है, यानी कि जब तक सीरिसिन का डेवलपमेंट ना हो, यानी कि जब तक वो वायु से नमी अवशोषित कर कर सख्त आवरण के अंदर परिवर्तित हो, उससे पूर्व ही हमें इस कोया या कोकून से रेशम को प्राप्त करना होता है। और यही हमारे कल्टीवेशंस का मेन मेथड होता है। जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सेरिकल्चर्स को यहाँ पर 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड कर रखा है कि किस तरीके से हम रेशम की प्राप्ति कर पाते हैं। तो सबसे पहला मलबेरी कल्टीवेशंस है, सेकंड सीड प्रोडक्शंस है, तीसरा सिल्क वर्म रेयरिंग है और फिर 4th वन इज़ रीलिंग एंड 5th वन इज़ वीविंग। तो ये 5 प्रोसेसेस फॉलो करने के बाद में ही हमें रेशम प्राप्त होती है। ये एक इनिशियल फेज़ होता है जहाँ पर इनकी हम यहाँ पर मलबेरी कल्टीवेशंस करते हैं और कल्टीवेशंस के बाद में सीड के प्रोडक्शंस कराते हैं। एक्चुअल में जो सीड हैं वो सीड हमारे यहाँ पर कोकून या कोया ही होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब अगला प्रोसीजर्स क्या है। तो जब ये लार्वा स्टेज की 5 इंस्टार अवस्थाओं को जब कंप्लीट कर लेते हैं, देन नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है, इट्स कॉल्ड प्यूपा। प्यूपा के दौरान में ये लार्वा जब प्यूपा के अंदर परिवर्तित होता है, इट्स कॉल्ड प्यूपेशन, यानी प्यूपा भवन कहलाता है। और यहाँ से प्यूपा ही नेक्स्ट 8 डेज़ के अंदर जब प्यूपा बन जाएगा तो लगभग 8 दिनों के बाद में अगली स्टेज में कन्वर्ट होता है, इट्स कॉल्ड मॉथ एंड इमेगो। तो आप ये लाइफ साइकिल देख रहे हैं, एग्स, देन फिर लार्वा, फिर ये यहाँ पर प्यूपा के अंदर कन्वर्ट हो और प्यूपा के नेक्स्ट 8 डेज़ के अंदर वापस से क्या होंगे, एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये मॉथ या इमेगो के अंदर कन्वर्जन्स होते हैं। मॉथ जो होते हैं वो यहाँ पर सेक्सुअली रिप्रोडक्शंस करने के लिए यहाँ पर प्रिपेयर रहते हैं। इट मीन्स कि इनके जो एडल्ट होंगे जिसके अंदर वयस्क नर और मादा होंगे, इनके बीच में चुनाव होता है और उसके फलस्वरूप ही यहाँ पर कॉपुलेशंस प्रोसेस होता है। तो अब जब हम यहाँ पर 3 स्टेज देख चुके हैं तो यहाँ से इसका जो कन्वर्जेंस है वो नेक्स्ट कन्वर्जेंस हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने 2 घटनाएं पढ़ी। पहली प्यूपेशंस यानी प्यूपा भवन, यानी जब लार्वा से प्यूपा का निर्माण होना होता है जो कि लगभग 8 दिन की घटना है। तो उस दौरान में जो लार्वा से प्यूपा जिसमें 5 इंस्टार अवस्थाएं परिवर्तित हुई और 5वीं इंस्टार अवस्था से जो अगला स्वरूप हमें प्राप्त हुआ वो कहलाए प्यूपा भवन। और अब प्यूपा से जब मॉथ या इमेगो का डेवलपमेंट है जो विदिन 8 डेज में हमें देखने को मिलता है, इट्स कॉल्ड इंक्लोजन। सो ये यहाँ पर कहलाता है विनिर्गमन। अब बात करेंगे अपन माउथ या इमेगो जो कि 8 डे ऑफ प्यूपा, जिसके अंदर अब जो नेक्स्ट कन्वर्जेंस होने होते हैं, क्योंकि कंडीशंस तो यही रहती है, लेकिन अब थोड़ी सी यहाँ पर जब ये इस स्टेज से इस स्टेज के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो इनके हेड रीजन्स, थॉरेक्स रीजन्स और जो इनका एब्डोमेन रीजन्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप्ड हो जाते हैं। जो इनका हेड रीजन्स होता है उसके ऊपर जो मेन चेंजेस होते हैं, सो 1 पेयर ऑफ यहाँ पर कंपाउंड आई देखने को मिलती हैं, 1 पेयर एंटीना देखने को मिलते हैं एंड लेबियम जो वैसे अब कोई काम के नहीं रहते क्योंकि इनका जो मुख्य काम था वो यहाँ पर पत्तियाँ खाने के लिए इम्पॉर्टेंट था, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं रहती, इसलिए लेबियम यहाँ पर इतना कार्यरत नहीं रहता।
सेकंड कंडीशंस अपन बात कर रहे हैं थॉरेक्स रीजन्स। तो थॉरेक्स रीजन्स पर 3 सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं और ईच सेगमेंट्स हैविंग अ 1 पेयर ऑफ अपेंडिजेस। और वो जो 1 पेयर ऑफ अपेंडिजेस होते हैं उसके अंदर पहला पार्ट कॉक्सा नीचे की तरफ, दूसरा ट्रंकेंटर, देन फीमर, टिबिया एंड टार्सस। अब यहाँ पर उसके बाद में ये जो आपको सेकंड और थर्ड जो आपको दिखाई दे रही है, तो इसके अंदर हम ये इसको फर्स्ट अगर मान लेते हैं तो ये सेकंड और ये थर्ड है। तो इसके बाद में हमने स्टार्टिंग में याद होगा 3 नाम यूज किए थे, प्रोटो, दूसरा मीजो और तीसरा मेटो। तो मीजा और मेटा थॉरेक्स जो पार्ट होते हैं वो यहाँ पर विंग्स में 4 विंग्स और बीच वाली सेकंड विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, 4 विंग्स और हैंड विंग्स में। तो ये विंग्स ही इनको फ्लाइंग करने में मदद करती है, जिसकी वजह से नर और मादाओं के बीच में चुनाव प्रक्रिया हो पाती है। तो कॉपुलेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है इनका फ्लाइंग करना। नेक्स्ट, अगर इनमें हम आइडेंटिफाई करें कि कौन इसके अंदर मेल और कौन सी फीमेल है, तो वो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इनके अंदर जो मेल होते हैं उनकी जो टीबिया, अभी अपन ने पढ़ा था कि फर्स्ट वाली, तो टीबिया के ऊपर क्या होता है 2 स्पर्स देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर मेल के कॉपुलेशंस के दौरान में उपयोग आते हैं। और अगर फीमेल के अंदर देखा जाए तो वहाँ पर केवल 1 स्पर्श देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से इनकी जो पोजीशंस होती हैं वो यहाँ पर मिड में होती हैं और इसकी जो पोजीशंस होती है वो दोनों इस तरफ पाई जाती हैं। तो मेल के अंदर 2 स्पर जबकि फीमेल में केवल 1 स्पर देखने को मिलता है इनकी टीबिया पर। इसके अलावा जो मेल को आइडेंटिकल्स के तौर पर अगर अपन अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मेल के अंदर क्या होती है, यहाँ पर एक हुक लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। जैसे हम अंकुश की बात करते हैं तो ये हुक लाइक जो स्ट्रक्चर्स होती है ये यहाँ पर क्या करती है, इम्पॉर्टेंट होती है, जो फीमेल्स में ड्यूरिंग ए कॉपुलेशंस इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसे हम हर्प के नाम से जानते हैं। जबकि फीमेल में एक कॉपुलेटरी पोर पाया जाता है इस स्पर के नीचे की तरफ, जो कहलाते हैं यहाँ पर ओविपोजिटर। और इनमें यहाँ पर कॉपुलेशंस होने के बाद में दोबारा एग प्रोड्यूस होते हैं और यही एग दोबारा से इसी लाइफ साइकिल फॉर्म को वापस से स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से इनके अंदर ये पार्ट हमें देखने को मिलता है कि कैसे ये यहाँ पर इनके अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कोया एंड कोकून। तो कोया और कोकून से हम आगे स्टार्ट करते हैं। सो नाउ वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट कि इनको किस तरीके से यहाँ पर नर्चर किया जाता है, किस तरीके से इसको आगे प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस का ये स्टेप यहाँ पर किस तरीके से फॉलो ऑन किया जाता है, तो हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशंस कर लेते हैं। सबसे पहले इनको कल्टीवेशंस ऑफ फूड प्लांट यानी पालने की विधि के अंदर हम सबसे पहला जो स्टेप देखते हैं उसके अंदर हम ये तय करते हैं कि इनके लिए उचित वातावरण कहाँ पर उपलब्ध होगा। जैसे अपन एग्जांपल ले रहे हैं फॉर बॉम्बॉक्स मोराई के लिए, तो यहाँ पर इस रेशम कीट के लिए उपयुक्त जो वातावरण है वो है शहतूत की पत्तियाँ, यानी उसी के ऊपर ये अपने अंडे देने की प्रक्रिया और उसी को खाकर ये आगे अपने लार्वा या अन्य अवस्थाओं के अंदर निर्मोचन की प्रक्रिया कर पाती है। तो हमने यहाँ पर देखा जैसे कि ये एडल्ट था, एडल्ट के बाद में देन फिर इस तरीके से एग लेइंग कर रहे थे ऑन अ लीफ पार्ट और फिर उससे यहाँ पर अगली अवस्था प्रकट हुई थी जिसको हमने लार्वा बोला था और लार्वा के बाद में प्यूपा का निर्माण हुआ था। तो इस संपूर्ण अवस्था यानी इनको अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल के लिए एक प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट की लीफ की रिक्वायरमेंट होती है जिसके ऊपर अपनी ये पूरी लाइफ साइकिल को यहाँ पर कंटिन्यूड कर पाए। इसलिए अलग अलग जातियों के अंदर अलग अलग प्रकार की यहाँ पर फूड के लिए यहाँ पर लीफ का उपयोग किया जाता है। और ये जो लीफ होती है वो अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ हो सकती है। जैसे अगर अपन एग्जांपल्स लें, अगर जैसे कि अर्जुन और दूसरी टसर, स्पेशली टसर जो जातियाँ हैं, जैसे अपन ने सेकंड बात की थी यहाँ पर एटाकस रिसिनाई, तो इनके लिए अर्जुन हो गया, एंथीसिरियस एसेमेंसिस हो गया, मलेनिया हो गया। तो इनकी सभी की अपनी अलग अलग पर्टिकुलर जातियाँ हैं जिनके ऊपर ही इन्हीं वनस्पतियों को खाकर ये क्या करते हैं। तो लगभग ऐसी 20 जातियाँ ज्ञात हैं जो कि अलग अलग प्रकार के रेशम कीट के लिए यहाँ पर उत्पादन के तौर पर उपयोग में लाई जा सकती है। तो इन साल भर यानी जितनी भी फसलें हमें प्राप्त करनी है रेशम की, उसके अनुरूप साल भर इन वृक्षों का पालन करना, उन पर पत्तियों की उपस्थिति बनाए रखना, यानी उस साल भर उनकी जब भी हमें फसल प्राप्त करनी हो उस दौरान में उनकी पत्तियां वहाँ पर निर्मित हो। तो सबसे पहला मेथड यही होता है जिसे हम यहाँ पर मॉरिकल्चर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि रेशम कीट के पालन के लिए उपयोग में आने वाली वनस्पतियों का रखरखाव करना और उनको वहाँ पर बनाए रखना ताकि एक उपयुक्त वातावरण बना रहे। तो ये कहलाता है यहाँ पर मॉरिकल्चर। मॉरिकल्चर्स को ही अपन कल्टीवेशंस ऑफ फूड प्लांट बोल रहे हैं। नेक्स्ट जो
प्रोसेस होता है उसके अंदर हम बात करते हैं। अब आती है बात सिलेक्शंस की, कि किस प्रकार के कीट का यहाँ पर सिलेक्शंस किया जा रहा है, कौन सा रेशम कीट यहाँ पर उपयुक्त होगा उसका हम यहाँ पर सिलेक्शंस करते हैं। तो इसके अंदर 3 तरीके की अलग अलग प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं, जो एक प्रज और द्विप्रज या बहुप्रज के नाम से जानी जाती है, जिन्हें यूनिवॉल्टाइन, यहाँ पर बाईवॉल्टाइन और मल्टीवॉल्टाइन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो स्पेशली यूनिवॉल्टाइन होते हैं उनसे साल भर में केवल एक ही प्रकार की फसल प्राप्त की जाती है, जबकि जो बाईवॉल्टाइन होते हैं उनको साल में 2 बार उनसे फसल प्राप्त की जा सकती है। जो ज़्यादातर अच्छी जो रूप माने जाते हैं उसमें साल भर के अंदर जो 2 प्रजातियाँ हैं, तो बाईवॉल्टाइन से ज़्यादा प्रजातियाँ जिसमें ज़्यादा रेशम की प्राप्ति हो सकती है मानी जाती है, जबकि यहाँ पर वॉल्टाइन जो होते हैं कंपैरेटिवली इन दोनों के कंपैरिजन्स यानी यूनिवॉल्टाइन और बाईवॉल्टाइन के कंपैरिजन्स में यहाँ पर थोड़ी सी रेशम की प्राप्ति कम होती है, लेकिन साल में कई बार यानी 3 से 4 बार इनके अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया देखी जा सकती है। तो इस तरीके से हम इनका यहाँ पर जो हमारे कीट हैं उनका सिलेक्शंस करते हैं कि किस प्रकार की प्रजाति हमें प्राप्त करनी है, और इनके लिए भी हमारे स्पेसिफिक सेंटर्स इंडिया के अंदर डेवलप्ड है, जो असम, कर्नाटक और उड़ीसा जैसी जगहों पर आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पर दिए गए कोकून के बीज, इट मीन्स कि जो इनकी प्रजातियाँ हैं जिनसे हम ज़्यादा मात्रा के अंदर इसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भारत में लगभग 60 लाख लोग इसी के ऊपर आधारित हैं। तो इसलिए इनकी जो अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए इन किस्मों का चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पर अपन ने बात किया कि यहाँ इनका सिलेक्शंस के बाद में इन सीड्स, क्योंकि इन्हें सीड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इन्हीं से हम आगे क्या करेंगे, रेशम की प्राप्ति करेंगे, इसलिए इन्हीं के द्वारा आगे इनकी प्राप्ति की जाती है। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है, यानी कि इनको उगाना, वनस्पति को उगाना और उसके ऊपर फिर इनके अंडों को देना और अंडों को आगे लार्वा तक प्रिपेयर कर आगे इनको फिर बेचा जाता है। इसलिए लार्वा वाली जो स्टेज होती है उसी को यहाँ पर सीड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो अगली स्टेज कन्वर्ट होगी वो यहाँ पर 5 इंस्टार अवस्थाएं, जैसा अपन ने पहले डिस्कस किया। तो इन 5 इंस्टार अवस्थाओं को भी यहाँ पर जो लार्वा का जो नर्चर होता है वो विद इन 26 to 28 डेज तक रहता है। इसके बाद में इनको क्या किया जाता है, यहाँ पर 2 स्टेप के अंदर डिवाइडेड किया जाता है, जिनमें से पहला यानी कि सेकेंड जो अपन यहाँ पर देखेंगे द्वितीय अवस्था तक, इनकी जो द्वितीय इंस्टार अवस्था होगी सेकंड इंस्टार स्टेज, और सेकंड इंस्टार स्टेज के बाद में पीछे का बचा हुआ यानी थर्ड इंस्टार स्टेज से लेकर प्यूपा तक बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको सेकंड स्टेप में रखा गया है। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट होती है वो फर्स्ट और सेकंड है, यहाँ तक इनका रखरखाव किया जाता है, और उसके बाद में 3rd to 5th के बीच में इनको धीरे धीरे आगे बढ़ने दिया जाता है, जहाँ पर पत्तियों की कतरन और डालकर इनको व्यवस्थित किया जाता है, और धीरे धीरे इनकी जो प्रजातियाँ होती है वो वहाँ पर वृद्धि करना प्रारंभ करती हैं। इस तरीके से अगला जो स्टेप होता है उस अगले स्टेप के अंदर हम इनको माउंटिंग करते हैं, यानी जब ये लार्वा से प्यूपा के अंदर कन्वर्ट होने के लिए जो जहाँ पर 4th मॉल्टिंग से वहाँ पर 5th इंस्टार का डेवलपमेंट होगा, तो ये 5th इंस्टार के बाद में ही इनको आगे बेचा जाता है। तो बेचने से पहले इनको जो लार्वा होते हैं इनको यहाँ पर एक धरातल पर सुखाया जाता है, जिन्हें हम यहाँ पर बोलते हैं माउंटेज या कॉकोनेज या चंद्रिके के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर इनको धूप या जहाँ पर सूखे वातावरण के अंदर इनको सुखाया जाता है, और उसके पश्चात इन्हें पॉलीथीन्स में पैक कर आगे बेच दिया जाता है, जो यहाँ पर हार्वेस्टिंग का मैटर है। हार्वेस्टिंग के बाद में इनको आगे प्रोसेस कर दिया जाता है, जहाँ पर प्रोसेस करने के लिए इनको आगे फिर जो इंडस्ट्रीज़ होती है, जिन सिल्क इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर भेज दिया जाता है। सिल्क इंडस्ट्री में जाने के बाद में इन कोकून को, जो कि हमें यहाँ पर प्राप्त हुए थे स्टेप सेकंड के बाद में, इन कोकून को यहाँ पर गरम कर उबाला जाता है, जिसकी वजह से वहाँ उपस्थित सिरेसिन पदार्थ घुल जाता है, और उसके बाद में इनमें जो रेशे होते हैं इन रेशों को प्राप्त कर लिया जाता है। और रेशों को प्राप्त करने के बाद में इनको गर्म आसवन विधि के द्वारा भाप से इसको यहाँ पर रीलिंग के लिए प्रिपेयर किया जाता है, जहाँ से इनमें अधिकतर मात्रा के अंदर जो नमी होती है अवशोषित कर ली जाती है, और फिर इनको आगे ब्रशिंग किया जाता है। ब्रशिंग करने के बाद में इनके जो छोर होते हैं, जिसको अपन बोल सकते हैं कि धागे का जो प्रारंभिक भाग है, उसको वहाँ पर ब्रशिंग कर आइडेंटिफाई किया जाता है, और फिर इनको रील किया जाता है, यानी अब ये धागा लपेटने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। तो यह ससुंत्रित धागा जो होता है इसे हम यहाँ पर बोलते हैं रीलिंग।
तो रीलिंग करने के बाद में यानी इनको छोटे चरखों पर लपेटा जाता है और उसके बाद में पुनः इसको वापस रीलिंग के प्रोसेस के लिए ले जाया जाता है। तो रील का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर इन छोटे छोटे चरखों से वापस इनको पुनः बड़े चरखों के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पर ये पूर्ण रूप से धागा आगे काम में आने के लिए उपयोगी हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लास्ट में इसको फिनिशिंग देते हैं और फिनिशिंग के बाद में इनको अब रेशम का कपड़ा बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इनके अंदर रेशम कीट का पालन किस प्रकार से इनमें उपयोगी है। भारत में इनकी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इनकी 4 अलग अलग हमारे हैं, जिनके अंदर सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैसूर कर्नाटक में, सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बहरामपुर के अंदर उड़ीसा, और सेंट्रल टसर रिसर्च स्टेशंस रांची बिहार, और सेंट्रल मोगा एंड एरी रिसर्च स्टेशंस टीटाबार असम। तो ये भारत में पाए जाने वाले प्रमुख सेरिकल्चर उत्पादन के लिए बड़े बड़े गवर्नमेंट एडेड जिनकी हम बात कर रहे हैं उनके केंद्र पाए जाते हैं। थैंक यू।